नमस्कार, मैं जयंतिका त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट। यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी उस मजबूत वर्ग को ध्वस्त करने में कामयाब रही, जहां अभी तक सिर्फ शिक्षक संघ का ही कब्जा रहा। यूपी के 6 शिक्षक और 5 स्नातक एमएलसी सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी की रणनीति सफल रही है। शिक्षक कोटे की सीट पर बीजेपी ने सिर्फ अपने मुख्य विपक्षी दल सपा और कांग्रेस को ही नहीं मात दी, बल्कि शिक्षक संघ के सबसे बड़े मठाधीश और 48 साल से जीतते आ रहे ओम प्रकाश शर्मा गुट के सियासी वर्चस्व को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मेरठ सहारनपुर शिक्षक सीट पर पिछले 48 साल से लगातार जीतते आ रहे ओम प्रकाश शर्मा को इस बार करारी मात मिली है। ओम प्रकाश शर्मा को बीजेपी प्रत्याशी श्रीचंद ने मात देकर अपना कब्जा जमा लिया है। यूपी के 11 विधान परिषद सीटों पर 199 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे। शिक्षक कोटे की 6 एमएलसी सीट में से 4 पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि सपा और शर्मा गुट ने सभी पर अपने प्रत्याशी को उतारा था। यूपी के गवर्नमेंट स्कूलों के स्टूडेंट्स को जल्द ही एक दिन भारी बैग्स से छुटकारा मिलेगा। प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते में एक दिन नो बैग डे होगा। इस दिन बच्चे बैग लेकर स्कूल नहीं जाएंगे और स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त रखने और खेल खेल में रोचक ढंग से पढ़ाई करने के लिए ये नियम लागू किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत नए बदलाव को लागू कराने के लिए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक हुई। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक किए गए जाने वाले बदलाव को लेकर पूरी रिपोर्ट भी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शादी के लिए धर्म परिवर्तन से संबंधित उत्तर प्रदेश के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका विशाल ठाकरे, अभय सिंह यादव और प्रणवेश ने दायर की है। इसमें इन कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि ये संविधान के बुनियादी ढांचे को प्रभावित करते हैं। इस याचिका में कहा गया है कि विवाह की खातिर धर्म परिवर्तन से संबंधित इस कानून को चुनौती देते हुए लव जिहाद शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये कानून लोक नीति और समाज के खिलाफ है। इसमें यह भी कहा गया है कि यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तित प्रतिषेध अध्यादेश 2020 विशेष विवाह कानून 1954 के प्रावधानों के खिलाफ है और ये समाज के उस वर्ग के मन में भय पैदा करता है जो लव जिहाद का हिस्सा नहीं है और जिन्हें आसानी से झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर पिछले 9 दिन से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। सरकार द्वारा किसानों के प्रतिनिधि मंडल से हुई बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के भी 4 सदस्य शामिल थे, लेकिन बातचीत विफल होने की वजह से किसान अभी भी चिल्ला बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यही वजह है कि पिछले 9 दिन से दिल्ली जाने वाला रूट बाधित है और जो आम जनता है उसे खासी परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार अब कल यानी 5 दिसंबर को किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेगी। किसानों ने कहा कि अब किसान या तो अपनी मांगों को मनवा कर जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। किसानों का कहना है कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मांगती, वो यहां से हटने वाले नहीं हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 1.25 साल का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अपने साथ एडजस्ट करने और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था। सपा की इस पेशकश को शिवपाल यादव ने ठुकरा दिया है और साथ ही अपना अलग गठबंधन बनाने और चुनावी बिगुल फूंकने का ऐलान किया है। ऐसे में साफ है कि चाचा भतीजे के बीच सियासी खाई अभी भी पटी नहीं है। बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कहा था कि 2022 के विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ हाथ मिलाया जाएगा, लेकिन किसी भी बड़े दल से कोई गठबंधन नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव की पार्टी से गठबंधन को लेकर कहा था कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी शिवपाल की सीट है। समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिले, सरकार बनाए, हम उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। इससे ज्यादा और क्या एडजस्ट करेंगे।
नोएडा प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि अगले वित्तीय वर्ष तक शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। हालांकि ये फैसला लिया गया है कि रेजिडेंशियल सेक्टर में कमर्शियल एक्टिविटी चलाने वालों पर गाज गिरेगी और जमीन का उपयोग बदलने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। नोएडा प्राधिकरण के 200वीं बैठक सेक्टर 6 के ऑफिस में हुई। इस बैठक में करीब 35 एजेंडे बोर्ड के सामने रखे गए। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और कई दूसरे निगमों पर कर्ज की समीक्षा की गई। इस कर्ज पर साधारण ब्याज लगाकर धनराशि वसूलने का फैसला किया गया है। साथ ही रीशेड्यूलमेंट स्कीम, टाइम एक्सटेंशन, परिसंपत्तियों में व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुछ समय के लिए निश्चित मानदेय रखने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मौके पर प्राधिकरण सीईओ ऋतु महेश्वरी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण और यमुना अथॉरिटी के अरुण सिंह मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर ऑफिस ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर बिना मास्क के घूमने वाले 624 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इनसे पुलिस ने 62,400 रुपए जुर्माना वसूला है। पुलिस कमिश्नर के मीडिया प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, अतः सभी नागरिक घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि बिना मास्क और 2 गज की दूरी का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। रीता बहुगुणा पर 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी रहते हुए लखनऊ के कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। इस मामले में वह कोर्ट से गैर हाजिर चल रही थी। अब सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज पवन कुमार राय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बता दें, कोर्ट ने बहुगुणा के जमानतदारों के खिलाफ भी एक्शन लेते हुए नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2021 को होगी। ये था यूपी की बड़ी खबरों का न्यूज पॉडकास्ट। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।